हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल प्री 2022 में जितने भी वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शंस दी हुई हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है या यूं कहें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है जिसके अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं। ए पीस, एक टुकड़ा, ऑफ अ लिविंग टिश्यू, जीवित ऊतक। टिश्यू होता है मास ऑफ सेल्स विच फॉर्म द बॉडीज ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स या फिर प्लांट्स। ठीक है, तो टिश्यू के बारे में हमने जान लिया। हिंदी में इसको ऊतक बोलते हैं। टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड। ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण करना या फिर टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम समवेयर एंड पुट इट इनटू अनदर थिंग। एक जगह से लेकर के दूसरी जगह उसको फिट कर देना। फिर आगे कहते हैं सर्जिकली, यानी कि जिसमें सर्जरी इन्वॉल्व हो उस प्रक्रिया को सर्जिकली बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब हो जाएगा अ लिविंग टिश्यू, यानी कि कोई जीवित ऊतक या फिर प्लांट, ठीक है, उसका एक टुकड़ा, उसका प्रत्यारोपण करना सर्जिकली। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो बताना आपको। पहला ऑप्शन है गोमे, दूसरा है ग्राफ्ट, तीसरा ग्रेटिस और चौथा है ग्रेशियस। आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे उससे पहले इनके चारों के मीनिंग देख लेते हैं। देखो, गो में होता है समवन हु एंजॉयज फूड एंड नो अबाउट इट एज वेल, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो खाने का आनंद भी ले और उसके बारे में भी अच्छे से जानता हो कि वो जो खा रहा है वो एक्चुअल में है क्या। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपके दिमाग में स्टक हो जाए कि ये कोई ऐसा, हालांकि ये तो कोई शेफ़ है लेकिन इसको आप इस तरीके से भी ध्यान दे सकते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो खाने को एंजॉय भी करता हो और उसके बारे में जानता भी हो। ठीक है, तो वो होता है गोमे। दूसरा है ग्राफ्ट, ए पीस ऑफ लिविंग प्लांट दैट इज फिक्स्ड ऑन टू अनदर प्लांट सो दैट इट मे ग्रो, यानी कि एक जीवित पौधे का, जीवित प्लांट का एक टुकड़ा जो कि किसी दूसरे प्लांट पर फिक्स किया जाता है ताकि वो भी बढ़ सके। देखो कैसे कि ये दो हैं प्लांट के टुकड़े, इन दोनों को आपस में फिक्स कर दिया, ये हो गया। या फिर एक तरीका ये है इस प्रक्रिया का जिसको ग्राफ्ट बोलते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ये डिफरेंट टाइप के तरीके बताए हुए हैं। तो ग्राफ्ट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, प्रत्यारोपण करने की क्रिया जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही थी। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राफ्ट। फिर भी थर्ड और फोर्थ अभी रह जाता है, उनको और देख लेते हैं। ग्रेटिस होता है डन फ्री ऑफ चार्ज, ऐसा कोई काम जो कि बिना किसी शुल्क के किया गया हो, यानी कि जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व्ड ना हो। ठीक है, वो होता है ग्रेटिस। लास्ट है ग्रेशियस। ग्रेशियस होता है विनम्र, दयालु, पोलाइट। वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ग्राफ्ट, ऑप्शन सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। टायर्डनेस होता है थकावट, एक्सट्रीम होता है अत्यधिक, यानी कि महसूस करना या फिर दर्शाना अत्यधिक थकावट। उसके अगेंस्ट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्राउजी, नर्वस, वेरी और वाइटलाइज। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, ड्राउजी का मतलब होता है बीइंग इन अ स्टेट, एक ऐसी अवस्था में होना, बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग अवेक, यानी कि आप जगे हुए भी हों और सोए हुए भी हों, ऐसी बीच की अवस्था में, ना जागे ना सोए। तो ये देखो, ये यहाँ पर कॉफ़ी भी पकड़ी हुई है या कप पकड़े हुए है, तो यानी कि ये जाग भी रही है और इसका चेहरा बता रहा है कि ये सो रही है। तो एक ऐसी अवस्था में होना। फिर नर्वस होता है वरीड, जैसे कि ये है, वरीड का अर्थ होता है चिंतित। फिर है वेरी, इसका अर्थ होता है वेरी टायर्ड, जैसे कि ये भाई है बहुत थका मांदा। उसके बाद है वाइटलाइज, टू गिव स्ट्रेंथ और एंड एनर्जी टू, यानी कि शक्ति और ऊर्जा देना, जैसे कि ये बाप अपने बेटे को ऊर्जा और शक्ति दे रहा है, तो ये हो गया वाइटलाइज। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो सही आंसर जो होगा फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस के अगेंस्ट वो होगा ऑप्शन सी, वेरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू बी हैपन, यानी कि ऐसा चिंताजनक अभिव्यक्ति, इंप्रेशन देना कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। अपशगुन जिसको बोलते हैं, कि अपशगुनी जो होगा
वो क्या बताता है हमको कि कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है। उसके लिए 4 दिए हैं, डेसोलेट, ब्लीक, सस्पिशियस और ओमिनस। इन चारों के मीनिंग देखो पहले। डेसोलेट होता है लोनली, यानी कि जो अकेला हो, जिसके साथ कोई ना हो, जैसे कि ये अकेले समुद्र के किनारे अकेले जो है महिला झूला झूल रही हैं, इसके साथ में कोई नहीं है, तो ये है डेसोलेट। ब्लीक होता है नॉट एनकरेजिंग, ऐसा कुछ जो जिससे आशा ना हो या जो निराशाजनक हो, उसको बोलते हैं ब्लीक। जैसे कि ये भाई, इसको लग रहा है कि सब इसके ख़त्म हो चुकी है कहानी, बहुत निराशा में है ये। सस्पिशियस, फीलिंग दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, डिसऑनेस्ट और इलीगल। ऐसी भावना आना कि किसी ने कुछ ना कुछ गलत या फिर बेईमानी से भरा या फिर गैर कानूनी काम किया है। जैसे कि ये वाला फेस एक्सप्रेशन बताता है सस्पिशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट, ओमिनस लास्ट बचता है, इसको देख लेते हैं। सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यानी कि ऐसा कुछ सजेस्ट करने वाली चीज़ जो ये बताए कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। जैसे कि काला कौवा एक ऐसे सूखे ख़त्म पेड़ के ऊपर अगर काला कौवा बैठा है तो उसको पिक्चर्स में, मूवीज़ में ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये अपशगुन को दर्शा रहा है, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ओमिनस, ऑप्शन 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। लुनेटिक, नार्सिसिस्ट, पॉलीग्लॉट या स्टोइक। चारों के मीनिंग देखते हैं पहले। लुनेटिक होता है स्टूपिड या फिर क्रेजी, रिप्रेजेंट किया है कि जिसमें दिमाग की कमी हो या फिर जो सोच विचार ना करता हो, वो होता है लुनेटिक। नार्सिसिस्ट, ए लवर ऑफ सेल्फ, खुद से जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, जैसे कि ये महिला खुद को शीशे में देखकर ही बाग बाग हुए जा रहा है इसका दिल, ये हुई नार्सिसिस्ट। पॉलीग्लॉट होता है समवन, ऐसा कोई, हु कैन स्पीक और यूज़, जो कि बोल सकता हो या फिर प्रयोग कर सकता हो सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं, पॉलीग्लॉट होता है। जैसे कि ये भाई है और ये जर्मन भी बोल पा रहा है, इंग्लिश भी, रशियन भी, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पॉलीग्लॉट। स्टोइक होता है समवन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, ऐसा कोई जिसको जीवन में खुशी आए या दुख आए उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, खुशी है तब भी ठीक है, गम है तब भी ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। जैसे कि यहाँ ये खुश है, ये सो रहा है, ये बच्चा है और ये शायद क्रोधित है, लेकिन ये जो महिला है या ये जो व्यक्ति है ये इनडिफरेंट है, खुश गम खुशी कुछ भी हो इसको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा स्टोइक। तो अब वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक निश्चित, पर्टिकुलर होता है निश्चित, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के पौधों को, वनस्पति को क्या कहते हैं? फ्लोरा, फोना, फ्लोट्सम या फिर फ्लिंच। चारों के मीनिंग देखते हैं पहले। फ्लोरा होता है ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, किसी भी निश्चित या सुनिश्चित क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार की वनस्पति को फ्लोरा बोला जाता है। जैसे कि ये अगर किसी एक क्षेत्र के लिए एंडेमिक हैं, ये वहीं तक सीमित हैं, तो उसको फ्लोरा बोला जाएगा। फोना होता है ऑल द एनिमल्स, ठीक है, फोना और फ्लोरा को ऐसे याद कर सकते हैं आप, फ्लोरा यानी कि फ्लोवर, और फोना को फिर आप दूसरे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फोना हमने पढ़ा ऑल एनिमल्स ऑफ एन एरिया, ठीक है। फ्लोट्सम होता है द रैकेज ऑफ अ शिप और इट्स कार्गो फाउंड फ्लोटिंग ऑन और वाश्ड अप बाय द सी, यानी कि रैकेज होता है टुकड़ा या फिर बचे कुचे अवशेष, ऑफ अ शिप किसी जहाज का बचे कुछ टुकड़े, या फिर इसका कार्गो, जहाज जो अपने ऊपर बड़े बड़े कंटेनर लेकर के जाते हैं उनको कार्गो बोलते हैं। तो जहाज का टुकड़ा, जहाज के अवशेष या फिर जहाज के कार्गो कहाँ? फ्लोटिंग होता है तैरते हुए, फाउंड मिलना, तैरते हुए मिलना, या फिर समुद्र के द्वारा बहा लिए जाना, उसको बोलते हैं फ्लोट्सम। फ्लोट्सम असल में आप कह सकते हैं कि अवशेष किसके? जहाज के या फिर उसके कार्गो के। जैसे कि ये कोई समुद्र में कार्गो पड़ा हुआ है तो इसको फ्लोट्सम कहा जाएगा। चलिए, फ्लिंच होता है टू अवॉइड्स डूइंग समथिंग,
किसी चीज़ को करने से परहेज करना, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अनप्लेजेंट, ये अप्रिय है या ये अप्रिय हो सकती है। ठीक है, ये भाई किसी चीज़ को करने से परहेज कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्लिंच। वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन हमने पढ़ा है, क्या होगा? फ्लोरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, किसी बड़े काम का छोटा वर्जन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? समरी, अब्रिजमेंट, प्रेसी या फिर शॉर्ट। इनके मीनिंग देखते हैं पहले। देखो, समरी होता है ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन आइडियाज़ और पॉइंट्स ऑफ समथिंग बट विदाउट एनी डिटेल्स। समरी उसको बोला जाता है कि कोई बड़ा लेखन कार्य है, उसका छोटा रूपांतरण कर दिया जाए लेकिन उसमें डिटेल्स ना हो। फिर अब्रिजमेंट होता है द एक्शन ऑफ अब्रिजिंग समथिंग। अब्रिजिंग होता है द एक्ट ऑफ कटिंग शॉर्ट समथिंग। तो किसी चीज़ को छोटा करने की क्रिया को बोलते हैं अब्रिजमेंट। प्रेसी होता है ए शॉर्ट वर्जन ऑफ रिटन टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, शॉर्ट्स को बेसिकली हाफ पैंट गूगल कहता है कि ये हाफ पैंट होता है। इसका मतलब और भी कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है ए शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, उसका ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सा होना चाहिए। देखो, फर्स्ट और थर्ड जो है ना, वो बेसिकली लिटरेचर वर्क से रिलेटेड है, समरी और प्रेसी, जबकि अब्रिजमेंट है किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। अब हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर वर्क की बात हो रही है, तो हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो या फिर कोई और काम हो, उसको छोटे करने की बात हो। तो जहाँ यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। ऐसा इसलिए क्योंकि एसएससी ने भी इसको ही एडमिट किया है कि यही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, यही राइट मार्क किया है एसएससी ने भी, तो हम लोग भी इसको ही मान करके चलेंगे। बाकी मैंने आपको समरी और प्रेसी का मतलब बता दिया है। प्रेसी है कि जो रिटन टेक्स्ट का छोटा सारांश जिसको बोलते हैं वो कहलाएगा प्रेसी, और समरी को भी सारांश कहते हैं, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स नहीं होती हैं, जबकि प्रेसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट आंसर हमने देखा अब्रिजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है द मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम हैड अ ह्यूज मस्टाश। मस्टाश होती है मूछे। अब इसमें ना ये वाला पोर्शन मेरे से रह गया, इसको अंडरलाइन करने के लिए। द मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम, ये इतना पोर्शन अंडरलाइन था एग्ज़ाम में भी, तो आपको यही बताना है कि इसके अगेंस्ट चार ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से कौन सा वन वर्ड इनके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला है क्यूरेटर, इन्विजिलेटर, एग्जामिनर, कंट्रोलर। चारों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट हैं। आइए देखते हैं। देखो, क्यूरेटर होता है समवन हु लुक्स आफ्टर द थिंग्स केप्ट इन अ म्यूजियम। म्यूजियम होता है संग्रहालय, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संग्रहालय में रखी वस्तुओं की देखभाल करता है। जैसे कि ये कोई संग्रहालय है और वहाँ की देखभाल करने वाला ये भाई है, ये व्यक्ति है, तो इसको बोला जाएगा क्यूरेटर। इसकी जॉब है वहाँ रखी वस्तुओं की देखभाल करना कि कोई भी अननेसेसरी उनको तोड़े फोड़े ना, छेड़छाड़ ना करे। चलिए, इन्विजिलेटर होता है समवन हु वॉच पीपल टेकिंग एन एग्ज़ाम सो दैट दे मे नॉट चीट, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एग्ज़ाम दे रहे लोगों को देखता है, उनकी निगाहबानी करता है ताकि वो चीटिंग ना कर सकें। ये लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये इन्विजिलेटर साहब हैं जो कि बच्चों को देख रहे हैं ताकि वो चीटिंग ना कर सकें। हिंदी में बोलें तो इनको बोला जाएगा कक्ष नियंत्रक। चलिए, एग्जामिनर होता है ए पर्सन हु टेस्ट समवन इन एन एग्ज़ाम। जो पेपर सेट करता है उसको एग्जामिनर बोला जाएगा। कंट्रोलर होता है वन हु हैज़ अथॉरिटी टू कंट्रोल, जिसके पास में ये अधिकार हो को वो किसी को या किसी व्यक्ति या वस्तु को नियमित या नियंत्रित कर सके। जैसे कि ये भाई है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो इसके पास अथॉरिटी है कि ये जो आसमान में आपके प्लेन और हेलीकॉप्टर चीज़ें उड़ रही हैं उनको नियंत्रित कर सके, उनके आवागमन को। तो ऐसा व्यक्ति होता है कंट्रोलर। वो कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए बताया है। कंट्रोलर कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है
तो मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम का हो जाएगा सही आंसर इन्विजिलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट और अमेंड। अमेंड होता है सुधार करना, और इस पूरे का भी मतलब हो जाएगा सुधार करना। तो चार ऑप्शन दिए हैं, रेक्टिफाई, रिक्रिएट, रिकॉर्स और रिक्रूट। मीनिंग देखते हैं चारों के। रेक्टिफाई होता है टू करेक्ट समथिंग विच इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है उसको करेक्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है रेक्टिफाई। फिर रिक्रिएट होता है टू मेक समथिंग हैपन अगेन, कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है लेकिन ऐसी क्रिया करना कि ताकि वो उसका रिक्रिएशन करना। जैसे कि ये कोई पास्ट की पेंटिंग है और ये भाई ने इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है। रिकोर्स होता है ए वे ऑफ डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक तरीका, क्या तरीका, डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि जो बुरी परिस्थितियां हैं या जो कठिन परिस्थितियां हैं उनको कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए, वो तरीका कहलाता है रिकोर्स। रिक्रूट होता है टू फाइंड न्यू पीपल टू जॉइन एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था में नए लोगों का चयन करने की प्रक्रिया ढूंढना। जैसे कि यहाँ पर इसको इन्होंने रिक्रूट कर लिया। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो अब क्वेश्चन में आते हैं वापस से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका रेक्टिफाई, सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली, एक्सेसिवली का अर्थ होता है अत्यधिक, हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज़ और वर्थ, अपने जो हाव भाव हैं, अपनी रूप रंग है, या फिर अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, या फिर अपनी जो कीमत है उनके बारे में बहुत ज़्यादा घमंड करना। एक्सेसिवली हाई ओपिनियन, बहुत बड़ी राय रखना। ठीक है, उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेन, डोमिनरिंग, ओटियोज या फिर सुपीरियर। पहले चारों के मीनिंग देखते हैं। देखो, वेन का अर्थ होता है टू प्राउड ऑफ योर ओन अपीयरेंस, एबिलिटीज़ एटसेट्रा। ठीक है। डोमिनरिंग का अर्थ होता है समवन हु हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड वांट्स टू कंट्रोल पीपल, ऐसा कोई जिसका जो चरित्र है वो बहुत मजबूत हो या धाकड़ हो और जो दूसरे लोगों को कंट्रोल, नियंत्रित करना चाहता हो, उसको बोलते हैं डोमिनरिंग। डोमिनेंट से आया बेसिकली निकल के ना। ओटियोज होता है प्रोड्यूसिंग नो यूजफुल रिजल्ट, यानी कि कोई भी ऐसा काम का परिणाम ना निकलना, उसको बोलते हैं ओटियोज। सुपीरियर आप जानते ही हैं, वन दैट सरपासेस अनदर इन क्वालिटी और मेरिट। तो जो सीनियर होते हैं, वरिष्ठ होंगे, उनको सुपीरियर बोला जाएगा। तो अब आप खुद सोचो कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो वेन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु हैज़ द एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता, टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, ऐसा कोई जिसके पास में अनेक सारी चीज़ें, अनेक भिन्न भिन्न कार्य या अनेक भिन्न भिन्न वस्तुएं करने की एबिलिटी हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल, स्पेशलिस्ट, अडेप्टेबल और एक्सपर्ट। मीनिंग देख लेते हैं चारों के पहले। वर्सेटाइल होता है समवन हु इज़ एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, ऐसा कोई जो कि बहुत अलग अलग चीज़ें करने की जिसमें क्वालिटी हो, वो होता है वर्सेटाइल। जैसे कि ये नेल कटर भी है, कैंची भी है इसमें, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम वर्सेटाइल कह सकते हैं। स्पेशलिस्ट होता है समवन विद डीप नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ, यानी कि जो किसी एक ही क्षेत्र में, एक ही विषय में जिसके पास में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो, उसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। अडेप्टेबल होता है एबल और विलिंग टू चेंज, यानी कि जिसके अंदर खुद को बदलने की, खुद को समायोजित करने की क्वालिटी हो, वो होता है अडेप्टेबल। जैसे कि ये है कमेलियन, गिरगिट जिसको बोलते हैं, तो ये अपनी परिवेश के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो ये अडेप्टेबल है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेशल नॉलेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा कुछ विशेष ज्ञान हो। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। ऐसा कोई जो कि बहुत सारी अलग अलग काम कर सके, वो वर्सेटाइल होगा। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट, एक ऐसी तिथि जब दोनों, क्या दोनों, डे और नाइट, आर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, लगभग इक्वल समय के या इक्वल उनकी अवधि होती है दिन और रात की, ऐसी तिथि को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, इक्विलिब्रियम, इक्वेटर और इक्वाइन।
चारों के मीनिंग देखते हैं पहले। इक्विनॉक्स होता है वन ऑफ द 2 टाइम्स इन अ ईयर, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द 2 टाइम्स इन द ईयर, साल में 2 बार होने वाली में से 1 बार, ठीक है, 2 बार होती है साल में ये घटना। व्हेन द सन इज अबव इक्वेटर, जो इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर क्या है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब सूरज इक्वेटर से ऊपर होता है एंड डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो हमारा आंसर तो यही है, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विनॉक्स को। ये है इक्वेटर, ठीक है, ये सन है, सन इसके ऊपर है, और ऐसी स्थिति में दिन और रात दोनों की अवधि एक बराबर होगी लगभग लगभग। अगला है इक्विलिब्रियम, ए स्टेट ऑफ बैलेंस। बैलेंस में जब कोई चीज़ें आ जाएं तो उस परिस्थिति को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये दोनों है ना एक दूसरे के बैलेंस में है, गिर नहीं रही, जबकि नॉर्मली अगर आप रखें तो ये गिर जाएंगी, लेकिन अभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तब ये टिकी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द मिडिल ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बाहरी हिस्से में और बीचों बीच एक ड्रॉ की गई, खींची गई एक काल्पनिक रेखा, असल में वो है नहीं, लेकिन पृथ्वी को 2 भागों में बांटने के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींच दी गई है, जिसको इक्वेटर बोला जाता है। ये है इक्वेटर। नेक्स्ट इक्वाइन, कनेक्टेड विद हॉर्सेज, जो कि अश्वों से, घोड़ों से संबंधित हो, उसको बोलते हैं इक्वाइन। तो अब आप खुद सोचो क्या आंसर होना चाहिए इसका। जब दिन और रात इक्वल लेंथ के हों उस प्रक्रिया को बोलते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के दिया गया भाषण, दिया गया वक्तव्य, उसको क्या बोलते हैं, डेलिब्रेशन, एक्सटेम्परी, रिटोरिक या स्पॉन्टेनियस। चारों के पहले मीनिंग देखो। डेलिब्रेशन होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल, माथापच्ची करना। जैसे कि ये सभी लोग एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसको बोला जाएगा डेलिब्रेशन, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से सोचना, विचार विमर्श करना। एक्सटेम्परी होता है स्पोकन, बोली गई, डन, की गई, या रिटन, लिखी गई, विदाउट एनी प्रायर, बिना किसी पूर्व तैयारी। प्रिपरेशन होता है तैयारी, प्रायर होता है पूर्व, तो बिना किसी पूर्व तैयारी के बोला गया, लिखा गया या फिर किया गया कार्य होता है एक्सटेम्परी, ठीक है। अब हम चूंकि क्वेश्चन में स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ये रेफरेंस लिया है स्पीच देते हुए व्यक्ति का। रिटोरिक होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से बोलने की या फिर लिखने की कला को रिटोरिक बोला जाता है। और स्पॉन्टेनियस होता है डन और हैपनिंग सडनली, अचानक से होने वाला कोई काम स्पॉन्टेनियसली होता है। तो बिना तैयारी के और अचानक से होने वाले में अंतर समझ लीजिए। स्पॉन्टेनियसली आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि बिना तैयारी के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो होगा एक्सटेम्परी, और अचानक से होने वाला काम या अचानक से होने वाली कोई घटना होगी स्पॉन्टेनियस। वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन इज एक्सटेम्परी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु मीडिएट्स, मीडिएट का अर्थ होता है मध्यस्थता करना, इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो किसी डील में या फिर जटिल परिस्थितियों में मध्यस्थता करे उसको क्या कहते हैं, इक्वलाइजर, सॉलिसिटर, पेसिफायर या नेगोशिएटर। देखो मीनिंग देखो, इक्वलाइजर होता है समथिंग विच हैज़ एन इक्वलाइजिंग इफेक्ट, ऐसा कुछ जो जिसके सब कुछ समान कर देने का, समान प्रभाव कर देने की जो जिसके पास ताकत हो, उसको बोलते हैं इक्वलाइजर। सॉलिसिटर होता है समवन हु सॉलिसिट्स। पेसिफायर होता है समथिंग विच मेक्स पीपल काम व्हेन दे आर एंग्री, ऐसा कुछ जो लोगों को शांत करे जब वो क्रोधित हों, तो पेसिफायर होता है शांत करने वाला। नेगोशिएटर होता है समवन हु हैज़ फॉर्मल डिस्कशन विद समवन एल्स इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि ऐसा कोई जो कि किसी और के साथ एग्रीमेंट करता है या किसी और के साथ डिस्कशन करता है ताकि वो किसी एग्रीमेंट या समझौते पर पहुंच पाएँ। सॉलिसिट का मतलब भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। सॉलिसिट का अर्थ होता है टू आस्क समबडी मनी, हेल्प या फिर सपोर्ट, मदद या पैसा या फिर सहायता मांगने की प्रक्रिया को सॉलिसिटेशन कहा जाता है, और जो ऐसी काम को करता है वो होता है सॉलिसिटर।
अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नेगोशिएटर। तो जो नेगोशिएट करता है वो कहलाता है नेगोशिएटर। नेक्स्ट देखते हैं, ए लाउड अपील और डिमांड। एक जोरदार अपील या फिर मांग। अपील समझते हैं आप? अपील का अर्थ होता है अनुरोध करना। तो एक जोरदार अनुरोध करना या फिर मांग करना, उसको क्या कहेंगे? गैम्बिट, क्लेमर, प्रोटेस्ट या फिर अंटुराज। सबके मीनिंग देखते हैं वन बाय वन। गैम्बिट का अर्थ होता है एन एक्ट विच इज कैलकुलेटेड टू गेन एन एडवांटेज स्पेशली एट द आउटसेट ऑफ अ सिचुएशन। आउटसेट होता है शुरुआत, किसी परिस्थिति की शुरुआत में ही कैलकुलेट करने की कि भाई इसमें मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उसको कैलकुलेट, उसका निर्धारण करने की प्रक्रिया को गैम्बिट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लेमर, टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड मैनर। बहुत तेज तेज चिल्ला करके किसी चीज को मांगना क्लेमर कहलाया जाता है। प्रोटेस्ट होता है एन एक्शन दैट शोज दैट समवन डोंट लाइक समथिंग। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे ये दर्शाया जाए कि हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो प्रोटेस्ट होता है। एंटुराज होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल विद एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल, जो कि सफ़र करते हैं, विद एन इम्पोर्टेंट पर्सन, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, उनको कहा जाता है अंटुराज, या फिर बेसिकली कहा जाए तो वंस अटेंडेंट। तो अब आप खुद सोचिए कि ए लाउड अपील या फिर डिमांड का जो मीनिंग रहेगा क्या रहेगा। अगर आपने समझा ऑप्शन 2 तो वही करेक्ट आंसर है, क्लेमर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? लेक्सिकोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी या फिर फिलोलॉजी। चारों के मीनिंग देख लेते हैं पहले। लेक्सिकोग्राफी होता है प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। शब्दकोश लिखने की जो प्रक्रिया है उसको लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति का अध्ययन, इतिहास क्या रहा, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। फिलॉसफी होता है स्टडीज़ ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का मतलब क्या है उसके बारे में जो विचार और मान्यताएं हैं उसके विषय में पढ़ना। ठीक है, तो जीवन के अर्थ के संबंध में जो मान्यताएं और विश्वास हैं उनका अध्ययन कहलाया जाता है फिलॉसफी। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। भाषाओं का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। जो कि पेशेवर तरीके से किसी काम को ना करे जब बल्कि अपने मन मर्जी से शौकिया उस काम को करे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? इमेच्योर, मैच्योर, प्रोफेशनल या अमेच्योर। मीनिंग देख लेते हैं। इमेच्योर होता है नॉट फुल्ली ग्रोन और डेवलप्ड, ऐसा कुछ जिसका विकास पूर्णतः ना हुआ हो, अविकसित बोला जाता है इसको। मैच्योर इसका उल्टा हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड। प्रोफेशन, पेशा, एक ऐसी जॉब दैट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन। एक कोई ऐसा पेशा जिसके लिए बहुत बड़ी स्तर का, एक हाई लेवल का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण या फिर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको कहा जाता है प्रोफेशन। एमेच्योर लास्ट बचता है, इसको देख लेते हैं। ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन सम स्पोर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी खेल कूद में भाग लेता है और एक्टिविटी या फिर किसी क्रिया में भाग लेता है फॉर प्लेजर, केवल आनंद के लिए, एंड नॉट फॉर मनी एज अ जॉब, ना कि जॉब के तौर पर पैसे कमाने के लिए। तो एमेच्योर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर माई फादर पास्ड अवे आई यूज्ड टू लुक एट अ सीरीज ऑफ स्टार्स ट्राइंग टू फाइंड द अननोन। इसमें आपको अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बारे में बताना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि था ए सीरीज ऑफ स्टार्स। इसको आप अंडरलाइंड मान करके चलिए, जो कि छूट गया है अंडरलाइन करना। मीनिंग देख लेते हैं। आफ्टर माई फादर पास्ड अवे, पास अवे का हो जाना है मतलब डेथ होना। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद आई यूज टू लुक, मैं देखा करता था कहाँ? ए सीरीज ऑफ स्टार्स, तारों की एक श्रृंखला को, ट्राइंग टू फाइंड द अननोन, अज्ञात को पाने की कोशिश करते हुए।
क्या करता था मैं, मेरे पिताजी की मृत्यु होने के बाद में मैं अज्ञात को समझने की, अज्ञात को पाने की कोशिश में जो सितारों की श्रृंखला है या तारामंडल है, तारा समूह है, उनको देखा करता था। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए सीरीज ऑफ स्टार के अगेंस्ट आपको यूज़ करना है। होर्ड, कैरेवन, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी। चारों के मीनिंग देख। होर्ड होता है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको कहा जाता है होर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं झुंड। उसके बाद है कैरेवन, ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स दैट ट्रेवल टुगेदर। कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार यानी कि तारामंडल, जैसे कि यहाँ पर ये है सप्तऋषि मंडल, इसको कॉन्स्टलेशन बोला जाएगा। और गैलेक्सी आप जानते ही हैं, आकाशगंगा, जैसे कि हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको बोला जाता है लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार्स। तो कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी में अंतर समझ लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ स्टार, तारा समूह को कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, और जबकि लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार को कहा जाता है गैलेक्सी, आकाशगंगा। तो जो सही आंसर रहेगा इसका वो रहने वाला है कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, शार्प एंड डायरेक्ट, जो कि बहुत तीक्ष्ण हो और सीधा भी हो, उसको क्या कहेंगे? एसर्बिक, एसिडिक, एनोडाइन या फिर जूनिक। चारों के मीनिंग देखते हैं। एसर्बिक होता है शार्प एंड फोर्थराइट, बिल्कुल जो तीक्ष्ण हो, कटु हो और एकदम सीधा हो। एसिडिक होता है हैविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड, जिसके पास में एसिड की प्रॉपर्टीज़ हों, एसिड के गुणों को जो प्रदर्शित करे वो होता है एसिडिक या फिर अम्लीय बोला जाता है। एनोडाइन होता है ए पेन किलिंग ड्रग, और जूनिक होता है जो परटेनिंग टू एनिमल्स हो, यानी कि जो जानवरों से संबंधित हो, वो होता है जूनिक। अब आप खुद सोचो कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका। आंसर ए, एसर्बिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जिसके पास हो, सिग्निफिकेंट होता है सार्थक, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, एक्सपीरियंस अनुभव, इन एन ऑक्यूपेशन किसी कार्य में कोई सार्थक अनुभव रखने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहा जाएगा? फस्टिडियस, वेटरन, नॉविस या फिर एग्नोस्टिक। चारों का मीनिंग देखते हैं। फस्टिडियस होता है समवन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, ऐसा कोई जिसको कि खुश करना ही बहुत मुश्किल हो, तुनक मिजाज जिसको बोलते हैं, जिसको खुश करने में आपके हाथ पांव फूल जाएं, ऐसा व्यक्ति होगा फस्टिडियस। वेटरन होता है समवन हु हैज़ अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, किसी निश्चित कार्य का किसी व्यक्ति को अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो कहलाया जाएगा वेटरन, अनुभवी। नोविस होता है इनएक्सपीरियंस, यानी कि जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो। और वहीं एग्नोस्टिक होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो 3 चीज़ें होती हैं, थीस्ट, अथीस्ट और एग्नोस्टिक। थीस्ट आस्तिक होते हैं, अथीस्ट नास्तिक होते हैं। नास्तिक यानी कि जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। एग्नोस्टिक उन दोनों के बीच की चीज़ है, यानी कि ये श्योर नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि भगवान है या नहीं है, बीच में लटका हुआ है ये थीस्ट और एथीस्ट के। तो आप खुद सोचिए कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन के लिए। ऑब्वियसली वेटरन इज द मोस्ट रेलेवेंट एंड करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धोने की या खुद को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? एब्ल्यूशंस, बेथिंग, स्टीमिंग और सॉल्यूशंस। चारों के मीनिंग देख लो पहले। एब्ल्यूशन होता है एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ क्लीन। बहुत सारे लोग बेथिंग को लगा करके आएंगे इसमें, अगर उनको नहीं पता होगा ना तो बेथिंग को लगा करके आएंगे, पर फिलहाल आप जान लो बेथिंग का अर्थ होता है एन एक्ट ऑफ टेकिंग बाथ। एब्ल्यूशन और बेथिंग में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। खुद को साफ करने की क्रिया एब्ल्यूशन कहलाती है, जबकि स्नान करने की प्रक्रिया बेथिंग कहलाती है। तीसरा है स्टीमिंग, भाप पैदा करने की क्रिया स्टीमिंग होती है। और सॉल्यूशन होता है ए वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का समाधान करने का तरीका सॉल्यूशन होता है। तो आप खुद सोचिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर होगा इसमें। एब्ल्यूशंस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर कॉइन्स, सिक्के या फिर मेडल बनाए जाएं, उसको क्या कहते हैं? मिंट, माइन, ऑफिस या फिर बर्न। चारों के मीनिंग देख लेते हैं।
देखो मिंट होता है ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ पर पैसे या फिर सिक्के बनाए जाएं उसको बोलते हैं मिंट। जैसे कि यहाँ पर सिक्का बनाई का काम हो रहा है। फिर माइन एक गहरी खदान, खदान बोलते हैं इसको। ऑफिस आप समझते ही हैं, जहाँ लोग काम करें, कार्यालय। बार्न होता है ए लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म, किसी फार्म में बनी हुई कोई बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर इन विच या जिसमें क्रॉप्स और एनिमल्स यानी कि फसलें और पशु रखे जाएं। हिंदी में बोलते हैं उसको खलिहान, खेत खलिहान। जैसे कि ये है एक बिग रेड बर्न, जहाँ पर आदमी भी हैं और उसके किसान के अपने जो फार्म प्रोड्यूस है वो भी रखा हुआ है। तो वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जहाँ पर कॉइन और मेडल बनाए जाएं वो होती है जगह मिंट। मिंट इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में इस पूरी वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलरली एमसीक्यूज पोस्ट करता रहता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो थैंक यू वंस अगेन।